उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद शर्मा जी। मित्रों, ये आज की प्रेस का पीछे का उद्देश्य ये था कि काफ़ी समय से एक विवाद चल रहा है कि सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट हो रही है और कांग्रेस और कुछ एक विपक्षी दल बार बार ये आरोप लगाते हैं कि साहब वैकेंसियां पुरानी हैं, उस तरह का आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है वो गलत है। तो हमने टू सेट द रिकॉर्ड स्टेट आपके समक्ष एक छोटी सी एक्सरसाइज करके उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मोटे तौर पर संक्षेप में यदि एक वाक्य में मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि यूपीए की सरकार के दौरान क्या हुआ और इस सरकार के दौरान क्या हुआ, उसका सबसे उपयुक्त तरीका ये होगा कि थोड़ा सा तुलनात्मक विश्लेषण हो कि 2004 से लेकर के 9 वर्षों में 2013 तक कैसा रहा दृश्य और फिर 2014 से लेकर 2023 तक। और मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ तक सरकारी नौकरियों का संबंध है, ना केवल गणित अगर देखा जाए जिसके ऊपर वो बार बार इशारा करें तो गणित के हिसाब से भी हमारे आंकड़े आपको बेहतर नजर आएंगे, बल्कि गुणवत्ता के लिहाज से। सो इट्स बोथ बीन अ क्वांटिटेटिव एज वेल एज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस एंड डिफरेंस फॉर द बेटर। ये एक पत्रक है, आपको हम वितरित भी कर देंगे। अगर कुल मिला के देखे जाए तो पिछले जो पहले 9 वर्ष थे यूपीए सरकार के, उसमें 6 लाख और 2045 रिक्रूटमेंट्स रही। उसकी तुलना में इन 9 वर्षों में, आई विल गिव यू दी लेटर ऑल्सो, उसकी तुलना में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में पहले 9 वर्षों में 8,82,000 और 191, 8,82,191। अगर 8,82,191, इसके अतिरिक्त आप अगर इसका ब्रेकअप करके देखें, क्योंकि मोटे तौर पर भारत सरकार में 3 एजेंसीज हैं रिक्रूटमेंट की। एक तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दूसरा है यूपीएससी और तीसरा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, विच आर द मेजर एम्प्लॉयर्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का देखें तो 2004 से 2013 का आंकड़ा है 2,07,563, 2,07,563, जबकि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का 9 साल का आंकड़ा है 4,06,91, मीन्स 4,00691, लगभग दुगना। And this is the largest employing agency because it employs at all the different levels, the low grades levels also, B grade, C grade across the country. अगर आप यूपीएससी देखें, which is employing the civil servants and all the other all India services, तो first 9 years from 2004 to 2013, yes, UPSC, yes, was 45,431, 45,431। उसकी तुलना में यदि आप 9 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के देखें तो 50,906, 50,906, 50,906। और तीसरा, द लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग एजेंसी इन द गवर्नमेंट सेक्टर इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अगर यूपीए के पहले 9 वर्षों में आंकड़ा था 3,47,251, इन अदर वर्ड्स 3,47,251। और यदि आप तुलना करते हैं 2014 से लेकर के 2023 तक वर्तमान सरकार की, तो ये आंकड़ा है 4,30,594, इन अदर वर्ड्स 4,30,594। तो यदि गणित के आंकड़ों को लेकर के बिना आंकड़े दिए हुए, बिना प्रमाण दिए हुए, बिना तर्क दिए हुए बार बार उनके प्रवक्ता उठ करके, और विशेषकर जब भी रोजगार मेला होने की तिथि नजदीक आती है उसके उपरांत ही आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके पास ना वो आंकड़ों से प्रमाणित कर पा रहे हैं ना वैसी। इसके अतिरिक्त जहां तक प्रमोशंस का संबंध है, वो भी आपको जान करके हैरानगी होगी कि यूपीए की सरकार में प्रमोशंस रुकी पड़ी थी कई वर्षों से, कहीं सब जुडिस, कहीं कोर्ट के कचहरी के झगड़े, कहीं डिपार्टमेंटल डिलेज। इस सरकार ने
पिछले ही वर्ष 9,000 प्रमोशंस की हैं एंड बल्क प्रमोशंस की हैं, क्योंकि जहां कोर्ट कचहरी के विषय थे उनका समाधान निकाला गया, कहीं उनका बीच का रास्ता निकाला गया, ताकि बरसों तक एक ही पद पर रहने के कारण हमारे कर्मचारियों का डीमोटिवेशन हो रहा था। और बड़ा दुखद कई बार दृश्य रहता कि जब उनका फेयरवेल होता, सेवानिवृत्त होते होते, तो जिस पद पर वो उनकी नियुक्ति हुई थी उसी पद से वो रिटायर हो जाते थे 20-20, 25-25 वर्ष के बाद। तो ये जो नया रिफॉर्म लाया या जो नया सुधार हुआ, इट्स नॉट ओनली इन दी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म, इट हैज ए ह्यूज सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एज वेल। उनकी सैलरी, उनकी पेंशन, उनकी सामाजिक स्तर, उनका सामाजिक समाज में जो उनका स्थान है या इज्जतमान है। और इस वर्ष भी वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस ईयर, कम से कम 4,000 हम प्रमोशंस करेंगे। एंड आई थिंक दिस इज द ओनली गवर्नमेंट विच हैज फॉलोड अ पैटर्न ऑफ मास रिक्रूटमेंट्स, मास प्रमोशंस। हर रोजगार मेला के अंक में जो अब तक 6 हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने कभी भी 70,000 से कम नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए। Now this being one part, the other part, as I was mentioning in the beginning, the difference is not only been quantitative, it's also been qualitative. क्वालिटेटिव ये कि सरकार ने आते ही 1 वर्ष के भीतर, और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कि क्या हम सरकारी पदों में नियुक्तियों से इंटरव्यूज को समाप्त कर सकते हैं। The announcement was made by him, or the call was given by him on the 15th of August 2015, and I am proud to share with you that within 3 months, the DOPT carried out this exercise. Beginning from 1st February 2016, interviews were abolished within 3 months. Some of these states took a longer time to adopt this rule. और उससे पारदर्शिता भी आई, भेदभाव, भाई भतीजावाद होने की गुंजाइश खत्म हुई। कहीं लेन देन की शिकायतें आती थी, वो भी होता था। हमारे पास कई बार बहुत एक दुखद इस तरह की भी जानकारी रहती कि साहब किसी उम्मीदवार को 100 अंक प्राप्त हुए हैं रिटर्न में, उसको इंटरव्यू में 5 नंबर दे के छोड़ दिया गया, और जिसको लेना था, जिसके साथ पक्षपात करना था लिए। अब वी हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड यू वुड सी, इफ यू, आई वुड रादर इनवाइट यू कि जो हमारे रोजगार मेला के माध्यम से जो नए नियुक्त हो रहे हैं हमारे कर्मी, उनको आप मिलिए, उनसे इंटरव्यू करिए, किस प्रकार से मेरिट में भी इजाफा हुआ है और जिस संदर्भ से वो आ रहे हैं, फ्रॉम ऑर्डिनरी बैकग्राउंड, समटाइम्स फ्रॉम लो मिडिल क्लास, समटाइम्स फर्स्ट जनरेशन सरकारी नौकरियों वाले। तो दैट, इन अदर वर्ड्स, quantitatively also this government has performed better in the last 9 years compared to the earlier first 9 years of the UPA government, and qualitatively also। इसके अतिरिक्त दूसरा सुधार, सेल्फ अटेस्टेशन हुआ करता था एक, कि आपको जाकर के अब हर गेस्टेड अफसर से अपने दस्तखत कराने, और जो गांव देहात में रहने वाले हमारे उम्मीदवार थे उनको ये भी एक दिक्कत रहती कि कहाँ से गेस्टेड अफसर उनको उपलब्ध रहेगा। कईयों ने तो कभी गेस्टेड अफसर देखा ही नहीं था कि 2 कान होंगे, 4 नाक होंगे, कैसा होगा। सरकार 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण करती है। सितंबर मास तक इस नियम को समाप्त कर दिया गया, विच वॉज आई बिलीव अ डूबियस लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। समबडी वुड आंसर व्हाई इट कुडंट हैव बीन डन अर्लियर। और उससे एक संदेश गया देश भर में कि मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार ने अब बागडोर संभाली है जिसमें इतनी क्षमता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने देशवासियों पर विश्वास कर सके, अपने नौजवानों पर विश्वास कर सके। इसके साथ साथ टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, पहला बार एक प्रयोग हुआ है मिशन कर्मयोगी का। यू हैव अ मॉड्यूल, और जितने भी हमारे नए रिक्रूटमेंट हासिल करते हैं रोजगार मेला में, उनको साथ ही साथ वो मॉड्यूल का भी विकल्प उपलब्ध करवा दिया जाता है, सो दैट दे कैन ट्रेन देमसेल्व्स फॉर द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये उन लोगों पर भी लागू होता है जो पहले से सरकार में है। जब कभी से स्थान परिवर्तन हो जाता है, कभी पदोन्नति हो जाती है नई असाइनमेंट जाने के लिए, वो रातों रात अपने आप को कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बना, 30 साल के बाद उसमें संशोधन लाया गया, और अनेकों प्रावधान जो वर्तमान समय के अनुकूल समझे जाते थे। उदाहरण के तौर पर रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाले को भी आरोपी ठहराया गया, ताकि वाइल प्राइम मिनिस्टर मोदी इज फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, at the same time the well performing officers performing with honest and integrity should not feel intimidated and should have an opportunity to perform to the best of their abilities। CP ग्राम्स का हमारा है एक, जिसमें बहुत बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है, विच दी
other countries and the other civil servants of the other countries are coming here to actually watch and observe. हमारे यहाँ जो ग्रीवेंस सेल हुआ करता था, सारे साल भर में पूरे देश से मात्र और मात्र 2 लाख कंप्लेंट्स दायर होती थी. इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर कंसिडरिंग द वास्टनेस ऑफ दिस कंट्री. क्योंकि कहीं कहीं वो वेबसाइट विजिट ही नहीं होती थी, कभी कहीं जवाब नहीं होता था. उसको कंप्यूटराइज कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया, टाइम बाउंड 5 दिन के अंदर अंदर शिकायत का निवारण करने का एक व्यवस्था कायम की गई. आज स्थिति ये है कि लगभग 20 लाख ग्रीवेंसेस हर साल आ रही हैं, बिकॉज पीपल आर फाइंडिंग अस रिस्पॉन्सिव, प्रॉम्प्ट, टाइमली. और इतना ही नहीं, अभी पिछले बरस क्योंकि हमें लगा कि केवल ऑनलाइन है तो इसमें ह्यूमन इंटरफेस भी है, वी हैव आल्सो स्टार्टेड अ हेल्प डेस्क, ह्यूमन हेल्प डेस्क. शिकायत के निवारण के बाद उसके साथ एक ह्यूमन बीइंग, एक कर्मचारी हमारा उससे बात भी करता है, आगे क्या करना है उसके लिए उनकी काउंसलिंग भी कर सके. पेंशन्स का विभाग जो है, ये मैं थोड़ा सा इसलिए दे रहा हूं, अदरवाइज चले तो सारा दिन चल जाएगा, लेकिन ऐसी चीजें जो शायद कभी कभी समाचार पत्रों में नहीं आती, शायद हम भी वो साझा करने में थोड़ी सी पीछे रह जाते हैं और इस कारण विरोधियों को बिना तर्क के बात करने का मौका मिल जाता है. पेंशन रिफॉर्म्स, द बिगेस्ट पेंशन रिफॉर्म्स हैव हैपेंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एल्डर सिटीजन एंड द वुमेन सिटीजन. शायद आपको ध्यान में नहीं होगा कि हमारे यहाँ ये कानून था कि अगर तलाकशुदा बेटी है, सेपरेटेड और डिवोर्स डॉटर, उसको फैमिली पेंशन का कोई हक नहीं था. अगर उसके वालिदैन का, माता पिता का देहांत हो जाता है या जो भी गार्डियन है, अनलेस शी गोज टू द कोर्ट एंड गेट्स अ डिवोर्स जजमेंट. अब आप देखते हैं इस देश में डिवोर्स की जजमेंट लेने में 20-20 साल लग जाते हैं कि लोग. हमने वो नियम खत्म कर दिया. प्रमाण के तौर पर वो केवल अपना रिट जारी करे और उसकी हमें रसीद, पिटीशन की रसीद दे दे. इसी प्रकार अगर कोई एम्प्लॉय मर जाता 10 साल से पहले बदकिस्मती से, तो उसको फैमिली पेंशन का हकदार नहीं. ये ऐसे ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के समय से बने थे. शायद उसमें कॉलोनियल एंगल भी रहा होगा, शायद उस समय परिस्थिति अलग हुई. अब आप देखिए, किसी को आपने मरने के टाइम का तो चॉइस दिया नहीं. अगर उसे पता होता कि 10 साल से पहले मर जाऊंगा तो फैमिली को परेशानी होगी, तो शायद 10 साल बिता के मरता. तो कितना अमानवीय था ये भी नहीं, उसको हटा दिया गया. और जब भी अगर किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है बदकिस्मती से, उसकी फैमिली पेंशन को उतनी ही पेंशन मिलेगी जैसे उसको वैसे मिलनी थी. अगर कोई उसके लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं. मिसिंग एम्प्लॉइज एक ऐसा भी कानून था, पुराने जमाने से चल रहा. अगर कोई लापता हो जाता है तो 7 साल इंतजार करिए, या तो उसका मुर्दा शरीर मिले या फिर 7 साल के बाद पेंशन. अब आप देखिए वर्तमान परिस्थितियों में क्या हो रहा है. जो टेरर अफेक्टेड एरिया है, लेफ्ट वायलेंस अफेक्टेड एरिया, कितनी किडनैपिंग्स हो रही है, कितने लोग लापता. तो हमें क्या अधिकार है कि हम उनके परिवारजनों को उस तरह से उस पीड़ा से गुजरने का मौका दें. तो वो भी समाप्त कर दिया गया. अगर बाई चांस वो वापस आ जाता है तो उसका हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं. कहने का तात्पर्य ये कि बहुत से ऐसे सुधार भी किए गए, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. और नौकरियों का जहां तक संबंध है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा है कि उन्होंने इस देश को इस बात के लिए जागृत किया कि रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, उसके अतिरिक्त भी है. और परिणाम ये कि 350 से बढ़कर के आज 1 लाख तक पहुंच गए हमारे स्टार्टअप्स. एंड सम ऑफ द स्टार्टअप्स आर अर्निंग मेनी टाइम्स मोर. और उसके साथ साथ हमारा रोमा मिशन जुड़ा है, 3000 हमारे नए स्टार्टअप. इट्स अ वेरी रिसेंट एग्रीटेक स्टार्टअप. और एमटेक और MBA किए हुए नौजवान अपनी नौकरियां छोड़ करके उसमें आ रहे हैं. तो एक नया विकल्प, खादी का विकल्प. हमारे घर में खादी थी लेकिन हमारे यहाँ उसका कोई इस्तेमाल नहीं था. आज भी है टर्नओवर ऑफ 1 लाख करोड़. इट्स बिकम अ डिजाइनर आइटम. खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन. इसी प्रकार हमारा ये बैम्बू का, आपको शायद मालूम ना हो कि अगरबत्ती हमारे यहाँ 5-6 हजार करोड़ रुपए की तजारत हर साल होती है. बैम्बू हमारे यहाँ और अगरबत्ती बाहर से आती थी, कोरिया, वियतनाम इत्यादि. क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कानून बना के रखा था. अंग्रेजों के वक्त का था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. उसको संशोधित कर दिया गया, होम ग्राउंड बैम्बू से बाहर निकाल दिया गया. आपके घर आंगन में, नॉर्थ ईस्ट में, मध्य प्रदेश में कितना बैम्बू है. उत्तर भारत में भी कई ऐसे जिले हैं, आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं. और साथ ही साथ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, 25% कर दी गई. आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी. और आने वाले समय में अगर आपने अपनी भौगोलिक भूमिका निभानी है द ग्लोबल वर्ल्ड, तो आप यू विल बी लिविंग अप टू द ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल बेंचमार्क्स एंड ग्लोबल
parameters. So that is also, in a way, Prime Minister preparing us for Vision 2047 to give a lead to the rest of the world. इस तरह से और बहुत सारे आंकड़े हैं, पर मुझे लगता है कि आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं, क्योंकि ना इससे ज़्यादा हम परोसेंगे तो वो भी ठीक नहीं और आपके लिए भी ठीक नहीं। मेरे दो सवाल हैं। तो देश की आबादी 140 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। आपको लगता है कि जिस मात्रा में आपने जो दिए जा रहे हैं पर्याप्त है, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या काफी बड़ी संख्या में बढ़ती है। दूसरा सर, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए कि कई सारे कॉर्पोरेशन BSNL, NTPC लगभग 50 लाख तक ये इस प्रश्न का उत्तर दो भाग में। पहली बात तो ये है कि हम ये ना समझें कि हम 140 करोड़ हो गए तो हमें नुकसान हो गया। वी कैन यूज आवर पॉपुलेशन एज ए डिविडेंड, एज ए प्रॉफिटेबल डिविडेंड। अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ, वो भी आपके लिए रोचक बात होगी, नंबर ऑफ पेंशनर्स हैज इंक्रीज कंपेयर टू नंबर ऑफ सर्विंग एम्प्लॉइज। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि 1947 में लाइफ स्पैन 50 साल था, 55। अब लाइफ स्पैन 65 तक पहुंच गया, बढ़ता जा रहा है। लेकिन रिटायरमेंट एज जब 60 है, तो जब हमारा नागरिक सेवानिवृत्त होता है तो ऊर्जा भी उसमें भरपूर रहती है, उसमें अनुभव भी रहता है अपने काम में, उसको एक्सपर्टाइज भी रहती है। तो उसको कैसे उपयोग में लाना, उसके लिए भी हम कई सारी योजनाएं बना रहे हैं, पेंशन विभाग में भी। और ये जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप का अर्थ ये नहीं है कि नौजवान के लिए। हमारे पास बहुत बढ़िया स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त होकर के काम कर रहे हैं। मिलेट्स में हमारे 2 बड़े सक्सेस स्टोरीज हैं स्टार्टअप्स की, वो दोनों ही +60 हैं। तो कहने का तात्पर्य कि वी कैन यूज दिस ह्यूज पॉपुलेशन। एक तरफ हमारे यहाँ क्या है कि अगर आप परसेंटेज देखें तो 70% बिलो एज ऑफ 40, टोटल नंबर देखें तो एल्डर सिटीजन भी बढ़ रहे हैं। तो उस सारे को अगर हम ध्यान में रखें, और नौकरियों का वही उत्तर जो मैंने पहले कहा कि हम रोजगार को सिर्फ नौकरी ना समझें। नौकरी, सरकारी नौकरी, तनख्वाह याफ्ता नौकरी जिसको कहते हैं, सैलरीड जॉब की तुलना में जो नए विकल्प लाए हैं मोदी जी ने, उसमें शायद और भी कई आमदन के बायोटेक स्टार्टअप्स पहले केवल 50 होते थे, आज बढ़कर के 6000 हो गए। हमारे जो अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज थे, हिमालयन रिसोर्सेज, एरोमा मिशन, ये सारा हिमालय का, या ओशन रिसोर्सेज, पहली बार ओशन पर काम शुरू हुआ। डीप सी मिशन का प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा। तो ये ऐसे कुछ क्षेत्र है जो हमारी अर्थव्यवस्था में भी वैल्यू एडिशन करेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, और साथ में हमें ग्लोबल रोल भी देंगे। विकास जी, एक मिनट में हो गया, एक ही क्वेश्चन। इस समय देश में देखा जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, चुनाव में आश्वासन दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार इसके बारे में नहीं, इसमें अभी मैं नहीं उलझूंगा, क्योंकि अभी कुछ इस प्रकार की कोई जब नई डेवलपमेंट होगी तो आपके साथ हम स्वयं साझा करेंगे। दोनों ही जो स्कीम्स लाई गई थी, जनहित को और जन राय को लेकर लाई गई थी, और जिसको जो सूट कर रहा है उस हिसाब से वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जो भी उचित लगेगा उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब, जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि गीता प्रेस को अवार्ड देना ठीक वैसा ही है जैसे नाथुराम गोडसे और सावरकर को सम्मानित किया। इसमें गीता प्रेस में 1 करोड़ की जो राशि है वो भी लेने से इनकार कर दिया कि सम्मान लेंगे लेकिन राशि नहीं है। आपने खुद ही उत्तर दे दिया। नहीं, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। देखिए, पहली बात तो यह है, गीता प्रेस भारत की संस्कृति से जुड़ी है, हमारे इतिहास के साथ जुड़ी है, हिंदू मान्यताओं के साथ भी जुड़ी है, और जैसे आपने कहा कि अफोर्डेबल लिटरेचर का निर्माण करती है, घर घर में वो पहुंची हुई है। और इसके ऊपर आरोप कौन लोग लगा रहे हैं, मैं अभी तर्क की बात कर रहे थे, जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग सेक्युलर थी। ये भी तो कुछ दिन पहले कहा। ये भूल गए कि मुस्लिम लीग ने क्रेडिट लिया था पाकिस्तान बनने का। मुस्लिम लीग ने ही 2 नेशन थियरी दी इस देश को। मुस्लिम लीग ने ही बंटवारा करवाया, और उस समय करवाया कि जब बहुत से मुस्लिम बुद्धिजीवी वो इसके खिलाफ थे। प्रोग्रेसिव राइटर्स फ्रंट बना था, जिसके सदस्यों में प्रमुखता कुछ लोग साहिर लुधियानवी थे, जानिसार अख्तर थे, कैफी आजमी थे, शबाना जी के पिताजी। उन्होंने विरोध किया था, और जब बंटवारा हो गया, उनकी ना सुनी गई, तो साहिर ने एक नज़म लिखी थी कि वो वक्त गया, वो दौर गया, जब 2 कौमों का नारा था, वो लोग गए इस धरती से जिनका मकसद बंटवारा था। इतना वो परेशान होकर उन्होंने लिखा।
यानी वो मुस्लिम लीग सेकुलर हो गई जिसने मुसलमानों की भी नहीं मानी, बुद्धिजीवियों की, और देश को तोड़वाया और पाकिस्तान बनवाया और उसका क्रेडिट लिया। और गीता प्रेस नॉन सेकुलर हो गई। अब बताइए, मैं तो समझता हूं इस प्रकार की बहस में उलझना भी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करवा रहा है। अमोल जी, एक प्रश्न है आपके मीडिया मिनिस्टर के लिए मणिपुर को लेकर लगातार विवाद मचा हुआ है, हिंसा हो रही है, उसको लेकर अभी तक बीजेपी और कई सरकार थोड़ा सीखी है। मुझे लगता है कि ये बड़ा संवेदनशील विषय है। इसमें आज की वार्ता में इस विषय पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इससे जुड़ा हुआ ही आज की प्रेस से जुड़ा हुआ ही प्रश्न पूछे। गृह मंत्रालय संज्ञान लिए हुए है। उचित समय पर जो जानकारी देनी होगी वो स्वयं देंगे अधिकृत तौर पर। Sir, just additional one. There is a Euron allies also. Since you have dealt with Northeast, I am asking you. Euron allies, more two allies have already asked for presidential rule. Do you think that the situation is like that? No, as I said, it's not part of. It will be. I don't want to speak out of turn, and those who are authorized to speak would share whatever information is arrived upon or whatever is new development. इससे जुड़ा हुआ प्रश्न जो आज के प्रेस से है तो बताइए। जम्मू कश्मीर से जरा मानते हैं, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ 5 साल हो गया, केंद्र का सरकार का शासन। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा है कि चुनाव कब होगा, 5 साल हो गया। नहीं, मुझे लगता है कि ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए आपको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र अदारा है और ये सरकार स्वतंत्र संस्थाओं के कामकाज में दखल नहीं देती। हाँ, अगर आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूछते हैं तो वो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय हर प्रकार के चुनाव के लिए तैयार रहता है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। हम 24/7/365 पार्टी हैं। हम उन दलों में से नहीं है कि जो चुनाव के समय सक्रिय रहते हैं। बाकी चुनाव कब होगा यह निर्णय चुनाव आयोग करता है, क्योंकि उनके पास अपनी तरह के इनपुट्स रहते हैं। बाकी जहां तक गीता प्रेस का संबंध है, जैसे अभी आपने भी कहा कि उन्होंने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, पुरस्कार के पैसे। आपने देखा होगा कि अगर आप पूरे पर्सपेक्टिव में देखें किस प्रकार से पुरस्कार वितरण और उसके निर्णय की प्रक्रिया को मोदी जी ने बदला है। पद्मा अवार्ड को पीपल अवार्ड कर दिया। पहले तो पद्मा अवार्ड के लिए लॉबिंग हुआ करती थी, अब आपको ऐसे ऐसे लोग उनको पुरस्कृत किया जा रहा है जो बेचारे अनजान दुनिया में अपना काम कर रहे थे। अनसेलिब्रेटेड सक्सेस स्टोरी। और गीता प्रेस का जहां तक संबंध है, देश के घर घर में पहुंची हुई, किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस के 2 नेताओं को आपत्ति है केवल इसलिए कि उन्होंने धर्म से जुड़ी हो, उसके लिए जरूरी है कि उसकी आलोचना ही की जाए। ठीक है, और ये केवल हिंदू धर्म हो, भारत की संस्कृति से जुड़े हुए, हमारे इतिहास से जुड़ा है। इन्होंने कोई विभाजन तो नहीं ना किया जैसे मुस्लिम लीग ने किया। तो मुस्लिम लीग आपको प्रिय लगी। रविंद्र जी, आप कुछ नहीं, मुझे लगता है कि उचित समय पर इस पर भी प्रेस वार्ता अलग से शर्मा जी रखेंगे, क्योंकि विषय आपका प्रिय है, महत्वपूर्ण है आपकी नजर में, तो इस पर अलग से होनी चाहिए वार्ता। थैंक यू सर।